जय माता दी, सभी को राधे राधे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का संवेदनक विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास, जिसका एक पार्ट हो गया था, दूसरा पार्ट है, देख लेते हैं। और हाँ, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का कंप्लीट हो गया है। आप लोग देखना चाहे देख सकते हैं। जय माता दी। चलो देखते हैं इसको आगे का। एक, इतिहास के प्रस्तुत अध्ययन में क्रम में आचार्य शुक्ल के काल विभाजन को समान आधार मानकर चला गया है, जिसका कुछ संशोधन के ईस्वी सन के रूपांतरण इस प्रकार होगा। आदिकाल वीरगाथा काल 1000 से 1350। ठीक, इधर वैसे में इधर हिंदी की गिनती, इधर अगर किसी को ना समझ में आए तो इसमें देख लें। ठीक है। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल 1350 से 1650। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1650 से 1850। आधुनिक गद्यकाल 1850 से अब तक। कालों की घटती अवधि देख लेते हैं। 350, 300, 200 वर्ष आचार्य शुक्ल के विक्रमी विभाजन में 325, 285 वर्ष साहित्यिक गति की उत्तरोत्तर क्षिप्रता का साक्ष्य प्रस्तुत करती है, जिसका एक मुख्य कारण संचार साधनों की तीव्रता और मानवीय संपर्क का बढ़त है। आधुनिक काल के अब तक प्राय 150 वर्षों में कई रचना युग बीत चुके हैं, जिन्हें प्रस्तुत अध्ययन में भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगत प्रयोग, नई कविता, नवलेखन युग नाम दिए गए हैं। ओके। कालों की घटती अवधि एक ओर से तो दूसरी ओर विवेचन का उसी क्रम में बढ़ता विस्तार है। आचार्य शुक्ल के इतिहास के संशोधित एवं प्रवर्धित संस्करण 2002 विक्रम तदनुसार 1945 में अनुक्रमणिक को निकाल देने पर 630 पृष्ठ हैं। इन पृष्ठों में काल विवेचन का बंटवारा इस प्रकार हुआ है, देख लेते हैं। अपभ्रंश काल 20 पृष्ठ, वीरगाथा काल 27 पृष्ठ, भक्ति काल 150, रीतिकाल 150, ये भी 150 है। आधुनिक काल 280। टोटल 627 पृष्ठ हैं। आरंभ के 3 पृष्ठों में काल विभाजन तथा आदिकाल का सामान्य परिचय है। ठीक है। विवेचन विस्तार का बहुत कुछ ऐसा ही अनुपात प्रस्तुत अध्ययन में मिलेगा। आधुनिक काल का समापन और विचार संचार का काल आरंभ नए साहित्य से माना गया है। इस प्रसंग में विवेचन अंत में दृष्टव्य है, देख लेते हैं। 2, इतिहास के रोचक करुण अंतर्विरोधों में से एक यह है कि तराना एवं हिंदी के गायक अपने को हिंदी कहने वाले और अपने को वतन को हिंदुस्तान को मानने वाले प्रसिद्ध शायर और मनीषी डॉक्टर इकबाल काल क्रम में पाकिस्तान की योजना के आरंभिक प्रस्तावकों में हुए हैं। यह अंतर्विरोध का मूल गुण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रयोग में विरोधों का सामंजस्य, ठीक है, और हिंदुस्तान की संस्कृति का आधारभूत तत्व है। यो अंतर्विरोधों का होना और फिर उनका समन्वय एक प्रकार से संस्कृत मात्र का लक्षण है, उसकी जीवंतता का प्रमाण है। पर हिंदू धर्म और उससे जुड़ी तथा उसके सहारे विकसित संस्कृति में यह प्राणधारक तत्व रहा है, जिसके होने से कवि के सरल से लगने तराने यह गहरी अनुभूति उसे हुई थी। कुछ बात देख लेते हैं। कुछ बात की हस्ती मिटती नहीं हमारी, यह बात ध्यान की देखने की है कि हिंदू मानसिक वह शक्ति है जो अनेक अंतर्विरोधों को अपने में समोए हुए हैं। इन अंतर्विरोधों को समोने की शक्ति हिंदू मानस को शायद इसलिए मिली कि वह किसी धर्म ग्रंथ विशेष, व्यक्तित्व विशेष पर अनिवार्यता आस्था लाने का आदेश नहीं देता। इसलिए आस्तिक, नास्तिक, ब्राह्मण, शैव, मूर्ति पूजक और प्रतिभा भंजक सब उसके प्रभाव में शामिल है। तब अंतर्विरोधों का उपजना स्वाभाविक है और हिंदू दिमाग धीरे धीरे उनको शमन करने का आदी होता गया है। यहाँ धर्म संस्थागत नहीं बना, वरन एक आंतरिक जीविका का रूप हो गया, एक ऐसी हस्ती जो यूनान, मिस्र और रोम में मिटने पर भी बराबरी बनी रहती है। हिंदू मानस के अनेक अंतर्विरोधों में सबसे दिलचस्प है कि सूक्ष्म अद्वैत दर्शन
जड़ीभूत और जाति व्यवस्था का सह अस्तित्व है। तत्व चिंतन की सूक्ष्मतम भाव भूमि अद्वैत की परिकल्पना में है, जहाँ संपूर्ण यथार्थ एक ब्रह्म की सत्ता का ही विविध रूपा अभिव्यक्त है। यह अद्वैत भावना हिंदू दर्शन की विशिष्ट उपलब्धि है और इस रूप में अनंत नहीं मिलेगी। वही जात प्रथा का स्थूल रूप से जन्म पर आधारित जाति के मूल अर्थ में ही ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। जातियों का जाल और वर्गीकरण इतना पूर्ण और व्यवस्थित है कि छंद शास्त्र का प्रस्तार याद आ सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह टिप्पणी अनायास गणित की अंतर्राशि की ओर संकेत करती है कि हिंदू समाज में नीचे से नीचे समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची और जाति ढूंढ लेती है। और यह देख लेते हैं, हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जात भी अपने से नीची जाति ढूंढ लेती है, और यह व्यंग्य नहीं है, व्यवहारिक सच है। तो एक तत्व का परम रूप अद्वैत में वैविध्य की बाहर जाति प्रथा में ये दोनों छोर हिंदू व्यवस्था में बड़े इंतमान के साथ समाये हुए हैं। इसी तरह देव विधान और कर्म का महत्व यहाँ के दर्शन में एक साथ अटे हुए हैं। कुछ ऐसा ही अंतर्विरोध भारतीय काव्यशास्त्र की मान्यताओं में मिलता है। एक और रस सिद्धांत का सूक्ष्म चिंतन जो अपनी ऊंचाइयों में दर्शन की कोटि तक पहुंचा, और दूसरी अलंकारों ध्वनियों का स्थूल तौर पर विभाजन वर्गीकरण। बाबू गुलाब राय जी को ठीक हिंदी जाति का प्रथा स्मरण दिलाता है। ध्वनियों के वर्गीकरण में प्रसंग में उन्होंने यह आला गौड़ों में भी और वाला किस्सा याद किया है कि हमारे यहाँ के भेदों को देखकर दूसरे साहित्य वाले ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठे हुए सदा वेशधारी मुसलमान भी की भांति चिल्ला उठते हैं, या अल्लाह गौड़ों में भी, और मैं तो उन भेदों को गौड़ों को तक यानी कि मोटे भेदों तक सीमित रखूँगा। सिद्धांत और अध्ययन ध्वनि और उसके भेद, ठीक है। अपने चिंतन में ही नहीं, अपनी रचना प्रक्रिया में भी हिंदू मानस इसी प्रकार के छोरों को बरसता है। हमारे दो आदि काव्य रामायण और महाभारत अपनी परिकल्पना के एक दूसरे के विरोधी, एक आदर्श की चरम गाथा है तो दूसरा यथार्थ का नग्न रूप है, ठीक है। कथा का मूल ढांचा दोनों जगह से भारतीय हिंदू परिवार में भाइयों के आपसी संबंध पर टिका हुआ है, पर इन संबंधों की दिशा अलग अलग। रामायण के भाई इस बात के लिए तत्पर है कि दूसरा गद्दी पर बैठे, जबकि महाभारत के दूसरे भाई सुई की नोक पर बराबर जमीन भी नहीं देना चाहता है। क्या यह एकदम आकस्मिक है इन दोनों महाकाव्यों की रचना परिकल्पना एक दूसरे के प्रतिरोध में हो? क्या हिंदू मानस के चरम अंतर्विरोध का रूप यहाँ देखने को नहीं मिलता? इन दो छोरों में हिंदू जातीयता का पूरा विस्तार समा गया है। अंतर्विरोधों के बीच को अपने गतिशील रखने की यह क्षमता अब तक चली आती है। तभी तो संभव हुआ है कि देश का एक संविधान स्वतंत्र आर्यावर्त वे मनु महाराज ने रचा था, और दूसरा देश के फिर स्वाधीन होने पर डॉक्टर अम्बेडकर ने रचा था। मनु के विधान में अम्बेडकर के लिए स्थान नहीं था। मनु के विधान में अम्बेडकर के स्थान नहीं था, नहीं जैसा था अम्बेडकर के विधान में मनु ने पूरा स्थान है, ठीक है। इतिहास चक्र की यह विलक्षण गति सारे समाज दर्शकों को परेशान करने वाली है, और यह तब समझ में आता है जब हमारे धर्म की व्याख्या धारण करने के अर्थ में क्यों की गई है। धर्म वस्तुतः वह है जो इन अंतर्विरोधों को धारण करने की सामर्थ्य रखता है। धर्म सामान्यतः जीवन को धारण करे तो इससे कुछ विशेष बात नहीं है। इस विशेषता बात तब है कि उसमें जीवन के अंतर्विरोधों को धारण करने की अपेक्षा की जाए। धारण करने की इस शक्ति ने भारतीय संस्कृति में प्रबल ग्रहणशीलता और प्रभाव मान्यता दी है। यह ठीक है कि संस्कृत को मूलाधार आर्य संस्कृति रही है, पर बहुत बड़ा अंश आर्येतर सभ्यता का है। आगमों का बौद्ध, जैन, सिखों का है, फिर इस्लाम और ईसाई धर्म का प्रभाव है।
यह सब मिलाकर भारतीय संस्कृत की धारा बनती है, जो आधुनिक काल में इकबाल की प्रसन्न आशंसा का कारण होती है। अंतर्विरोधों को द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में यह धारा इतने लंबे समय तक गतिशील बनी रही है। हिंदू देवमाला में इसलिए विविध कालों से ऐसे देवता अधिक लोकप्रिय हुए जिनमें अंतर्विरोध को धारण करने की क्षमता थी। इंद्र में योद्धा और संगीत प्रेमी, शिव में सबसे बड़े योगी और वैसे ही भोगी ज्ञानी और भोलानाथ, कृष्ण में प्रेमी, कूटनीति और दार्शनिक के परस्पर विरोधी पक्ष ऐसे घुल मिल गए हैं कि सहसा उनके विरोध का आभास ही नहीं होता। इन विरोधों उनकी सामंजस्यता के बीच में इस देश की दार्शनिकों और मनुष्यों ने जीवन की एक समृद्ध और संपूर्ण प्रस्तावना प्रस्तुत करनी चाहिए, और यही हिंदू धर्म का मूल चरित्र है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हिंदी भाषा की प्रकृति इस चरित्र से जुड़ी है। भाषाओं के लंबे इतिहास में ऐसी बहुरूपी भाषा का अस्तित्व और कहीं नहीं मिलता। भौगोलिक विस्तार के अनेक जनपदों में उनमें वृहत 18 बोलियों के वैविध्य की हो, जिनमें से कई व्याकरणिक दृष्टि से तो एक दूसरे की विरोधी विशेषताओं से युक्त कही जा सकती है। हिंदी भाषा बड़े सहज भाव से धारण करती है। हिंदी के स्वरूप में संबंध में इसलिए वैचारिक दत्त की भावना क्रिएशन ने जगह जगह पर दिखती है। देख लेते हैं। भाषा सर्वेक्षण की भूमिका में लिखते हैं, इस प्रकार यह कहा जा गया है कि सामान्य रूप से लोगों का विश्वास भी है कि गंगा के समस्त कांठे में बंगाल और पंजाब के बीच है। अपनी अनेक स्थानीय बोलियों सहित केवल एकमात्र प्रचलित भाषा हिंदी ही है। एक दृष्टि से यह ठीक है और इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सर्वत्र हिंदी ही है एक अथवा हिंदुस्तानी शासन की भाषा है। ग्रामीण स्कूलों में यही शिक्षा का माध्यम भी है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस क्षेत्र के लोग द्विभाषी हैं, अतः व्यवहार में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। ये लोग चाहते कि शासन कार्य के लिए अनेक भाषाएं स्वीकार कर कठिनाई उत्पन्न की जाए। यह सब होते हुए तथाकथित हिंदी को इन बोलियों की सब भाषा शास्त्री की परीक्षा करता है और उन्हें समूह के अंतर्गत लाने का अथवा उन्हें वर्गीकृत करने का उद्योग करता है, तो उनके मुहावरे तथा गठन में उससे अत्यधिक अंतर मिलता है। पृष्ठ 42-43 ग्रेशन ने काफ़ी पहले विलियम कैरे ने इसी प्रकार की भावना व्यक्त की। एक और हिंदी क्षेत्र की बोलियों में शब्दावली के समानता होने पर उन्हें रूप तंत्र की भिन्नता प्रतीत हुई, तो दूसरी ओर हिंदी के विस्तार के प्रति बड़े आश्वस्त भाव से उन्होंने पहली निगाह में लिखा है। किसने? ग्रेशन ने। इस बोली में सारे हिंदुस्तान को समझता सकूँगा। यहाँ स्मरणीय है कि कैरे का भाषा समीक्षा अपने ढंग का पहला प्रयास है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और बाइबल के अनुवादों के सिलसिले में उन्होंने हिंदी क्षेत्र की बोलियों का गहराई के साथ परीक्षण किया है। हिंदी क्षेत्र में 18 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत देख लेते हैं। खड़ी बोली बांगुरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली। देखो, एक मिनट रुको। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली बांगुरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, एक मिनट, पूर्वी में आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है। और बिहारी में आती मैथिली, मगही, भोजपुरी। और राजस्थानी में आती है मेवाती, अहिरवाटी, मालवाई, जयपुरी, हड़ौती, मारवाड़ी, मेवाड़ी। तथा पहाड़ी में आती हैं पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी। टोटल 18 हैं। ठीक है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से अलग अलग अपभ्रंशों के विकसित हुई हैं। बोधगम्यता के संदर्भ में ग्रेशन ने कहा है कि झांसी के जिले के किसान अर्थात बुंदेली बोलने वाले को गोरखपुर जिले के किसान अर्थात भोजपुरी बोलने वाले से बात करने में कठिनाई होगी। व्याकरण के स्तर पर पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, भोजपुरी के अंतर प्रसिद्ध हैं। पश्चिमी की बोलियों में कर्ता कारक के लिए प्रयुक्त पश्चिमी बोलियों के लिए कर्ता कारक के लिए प्रयुक्त ने प्रसर्ग पूर्व में अवधि और भोजपुरी एकदम अनुपस्थित है। पश्चिमी में भविष्य काल के लिए हा और गा का प्रत्यय है। पूर्व में बा
तो दूसरी पूर्व में भूतकाल प्रयुक्त अल इल प्रत्यय पश्चिम की बोलियों में नहीं है। आ स्वर का उच्चारण भोजपुरी में जिस प्रकार में है वह बांग्ला आदि पूर्वी भाषाओं के निकट है, बजाय पश्चिमी हिंदी क्षेत्र की बोलियों के। इन सभी कारणों से प्रेरित होकर ग्रियर्सन ने लिखा तथा कथित हिंदी की बोलियां। यह स्पष्ट है कि ग्रियर्सन ने अपने भाषा वैज्ञानिक विचार क्रम में इन बोलियों को एक भाषा से संबंध नहीं मानते। उनके समीक्षा में क्षेत्र की 5 उपभाषाएं हैं। देख लेते 5 उपभाषाएं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी। किसी एक स्थान पर विवेचित न होकर सर्वेक्षण की 5 अलग अलग जिल्दों में है क्रमशः वर्णित है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण उन्होंने भीतरी, बाहरी, बीच की तीनों की शाखाओं में हिंदी क्षेत्र की बोलियों को रखा है। अर्थात ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी क्षेत्र की बोलियों की विशेषताएं सारी आधुनिक आर्य भारतीय भाषाओं की विशेषता के समतुल्य हैं। और यह तब बात अकारण नहीं है कि इन तीनों वृत्तों को केंद्र में उन्होंने पश्चिमी हिंदी को माना है। जब उन्हें भारतीय आर्य भाषाओं को किसी क्रम में रखना पड़ेगा तो सर्वप्रथम मध्य प्रदेश की भाषा को पश्चिमी हिंदी के केंद्र में रखना पड़ेगा। भूमिका भाग 322। ठीक है। और इतने में ही कवि के शब्दों में कुछ बात है। इनकी सारी बोलियों के समूह और संश्लेष को पहले भी हिंदवी कहा जाता था और आज भी हिंदी कहा जाता है। कबीर, मुल्ला, वजही, जायसी, तुलसी, सूर, मीराबाई, भारतेंद्र जी, मैथिली शरण गुप्त, निराला जी, अज्ञे जी समान रूप से समभाव से हिंदी के कवि हैं। इनकी रचनाओं का इतिहास हिंदी संवेदना का इतिहास है। यह ठीक है, इन बोलियों में से दक्कनी भाषी रूप से हिंदी निकट है, पर साहित्यिक संदर्भों से उर्दू के। इसके पीछे कई कारण हैं जो विशुद्ध भाषा वैज्ञानिक विचार क्रम से कुछ अलग पड़ते हैं। एक तो हिंदी क्षेत्र या प्राचीन मध्य देश के जनपदों के बीच सामाजिक संबंधों की स्थिति और सांस्कृतिक एकरूपता बराबर नहीं है। ग्रियर्सन ने इस स्थिति को बड़े अच्छे ढंग से पहचाना है। बिहारी के प्रसंग में लिखते हैं, यहाँ तक कि रामायण महाकाव्य की रचना युग में भी अयोध्या आधुनिक अवध के राजकुमार रामचंद्र ने मिथिला तथा आधुनिक उत्तरी बिहार की प्रसिद्ध राजकुमारी सीता माँ के साथ विवाह किया था। बिहार का मुख्य सदैव उत्तर पश्चिम की ओर रहा है। ठीक है। और बंगाल की ओर से तो उस पर शत्रुतापूर्ण आक्रमण ही होते रहे। इन्हीं कारणों से लोग बिहारी भाषा को यूपी में प्रचलित हिंदी को ही एक रूप मानते हैं, किंतु वास्तव में यह तथ्य को सर्वथा विपरीत है। बिहार तथा बंगाल में पारस्परिक चाहे जो दुर्भावना हो, बिहारी भाषा बांग्ला की बहन है। ध्यान रखना। अब पश्चिमी बोली से उसका बहुत दूर का संबंध है। भारत का भाषा सर्वेक्षण भूमिका में भाग पृष्ठ 274 में जब भाषा वैज्ञानिक तथा सामाजिक साक्ष्यों के बीच में वैषम्य उपस्थित होता है तो ग्रियर्सन अपनी मान्यता भाषा वैज्ञानिक साक्ष्यों को ही दे देते हैं, पर बिहार की भाषा स्थिति इसी से प्रकट नहीं होती कि वहाँ की बोलियों का व्याकरण बांग्ला जैसा है, बल्कि इससे भी जुड़ी कि वहाँ के निवासी अपनी काव्य भाषा के लिए ब्रजभाषा अथवा खड़ी बोली को आधार रूप से चुनते हैं और उनकी जाति पाठ्य रचना तुलसीकृत रामचरितमानस है, न कि बांग्ला काव्य है। और यही काव्य भाषा की महत्वपूर्ण साक्ष्य पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। काव्य भाषा का संबंध रचनाकार से नहीं होता, श्रोता और पाठक वर्ग से होता है। ध्यान रखना। इस रूप में वह पूरे जन समाज को परस्पर जोड़े रहती है और एक और जन बोली में से वह शक्ति लेती है और दूसरी ओर से परिष्कार देती है। तुलसीदास के बारे में रोचक किंवदंती है कि रामचरितमानस के पहले संस्कृत में लिखना चाहते थे, पर जितना वे दिन भर में लिखते उतना रात भर में मिट जाता था। तब शंकर जी ने स्वप्न में दिया कि तुम जन भाषा के लिए करो और वह स्थायी होगी। फिर तुलसीदास जी ने कथा को भाखाबद्ध किया और यह काव्य की प्रसरण शक्ति अच्छा प्रकाश पड़ता है। इस दृष्टि से किसी क्षेत्र की काव्य भाषा वहाँ को समाज को प्रतिफलित करती है।